बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम चैप्टर 1 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टार्ट करेंगे और जो भी आप लोगों की जो है अपना क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हम सेशन के एंड में रखेंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आप सबके पास है, आप मुझे उस पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जूम पे जो अभी हमारी क्लास हो रही है, ठीक है, तो वंस आई विल फिनिश द स्लाइड्स हम उस क्वेश्चन आंसर सेशंस के ऊपर भी आएंगे। इसके अलावा जैसे मैं बताता चलूँ कि एलएमएस पे काइंडली चेक एंड बैलेंस रखिएगा, क्योंकि एलएमएस पे यही स्लाइड्स मैं अपलोड करता रहूँगा और यही मैंने आपको ईमेल के थ्रू भी भेज दी हैं। तो अगर एलएमएस पे ना भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास स्लाइड्स हैं, आप इससे देख सकते हैं। सेकेंडली यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसके ऊपर जो भी मैं जूम पे क्लास कंडक्ट करूँगा उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर डाल दूँगा। तो अगर किसी स्टूडेंट की लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम एंड ऑल डैट अगर है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जूम पे भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो सबसे पहले आप देखें कि स्लाइड्स का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो बुक है वो एक्चुअली ऑलरेडी मैं, अगर आपने एलएमएस चेक किया हो कि हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, तो कोर्स आउटलाइन के ऊपर सब लिखा हुआ है। मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है जो एग्जैक्टली मैंने एलएमएस के ऊपर डाली है वो है क्या। ठीक है, ये हमारी जो है वो बेसिकली एलएमएस के ऊपर कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये कोर्स आउटलाइन ये एलएमएस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर इस पे तमाम चीज़ें लिखी हैं। कोर्स का इंट्रोडक्शन है, तमाम सीएलओस लिखे हैं, उनकी मैपिंग है और इसके अलावा उसका लेवल ऑफ एम्फेसिस है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम इस कोर्स में जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, कोर्स आउटलाइन आप ये देखें सारी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं और यही सारी चीज़ें आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी। जो आपकी टेक्स्ट बुक है बेटा वो ये फॉलो होगी, ठीक है। आप देखो कि ये टेक्स्ट बुक है, इसका कोई सा भी एडिशन अगर आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल मिल रहा है आप ले सकते हो, ठीक है, 16th है या जो भी है। रेफरेंस बुक्स आपकी ये दो हैं, इसके अलावा नेट पे भी बेशुमार मटेरियल है और मैं भी आपको वक्तन फ़वक्तन सेंड करता रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी असेसमेंट का ग्रेडिंग क्राइटेरिया वो सारा ये है। तो अब ये सब चीज़ें मैंने एलएमएस पर डाल दी हैं, अगर आपने एलएमएस चेक किया हो तो आपको जो है वो क्वाइट आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें मिल जाएंगी, सही है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इस स्लाइड का मैं इंट्रोडक्शन कर दूं कि ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700 स्लाइड्स हैं, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें जितना पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आएगा, सही है। और जो नहीं पढ़ेंगे वो आप रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बुक की स्लाइड्स हैं बेसिकली, ठीक है। और होपफुली कोशिश ये होगी कि इन हालात में, क्योंकि कोविड की वजह से ये ऑनलाइन जूम पे जो सिस्टम आया है हमारा और यूट्यूब चैनल जो बना है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम जितना इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कोर्स को कवर कर सकें इंशाल्लाह वो कवर करेंगे, ठीक है। जो क्लासेस हैं आपकी वो आप तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि जूम पर होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्स की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हर जो है चैप्टर के स्टार्ट में, जैसे चैप्टर 1 है, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ या इसके ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड्स की बताता चलूँ। ये स्लाइड्स बड़ी अच्छी बनी हुई हैं और आप ये देखें कि यहाँ पे स्टीफन रॉबिन्स जो आपकी बुक है उसी बुक से ये स्लाइड्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको हर चैप्टर के स्टार्ट में मिलेंगे कि उस चैप्टर के बाद, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किन किन चीज़ों के बेटा काबिल हो जाएंगे, क्या क्या आप सीख लेंगे, सारे यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन करना सीख लेंगे, मैनेजर क्या काम करते हैं, ओबी की स्टडी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है हर चैप्टर की बड़ी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली के चैप्टर का नाम है सबसे पहले, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किन किन चीज़ों के काबिल हो जाएंगे वो है, ठीक है। अब हम ऑफिशियली कोर्स स्टार्ट करते हैं मैनेजर से कि मैनेजर है क्या चीज़। मैनेजर का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि भाई मैनेजर जो है क्या होता है। देखो, इंडिविजुअल हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल। एक बैंक का मैनेजर है, उसका क्या रोल है, उसके अंडर एक स्टाफ है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि 10 लोगों का स्टाफ है बैंक के मैनेजर के अंदर, ठीक है। वो 10 लोगों का जो स्टाफ है बैंक के मैनेजर के अंदर, वो क्या कर रहा है
10 बंदों से काम ले रहा है, तो वो जिन जिन 10 बंदों से काम ले रहा है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर गोल को अचीव कर रहा है। उसका गोल क्या है? फॉर एग्जांपल उसने प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है, उस ब्रांच का या उस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, ये उसका गोल हो गया। 4 महीने का उसको गोल दिया गया, यानी कि क्वार्टरली गोल हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैनेजर का क्या काम हो गया कि जो दूसरे लोगों के थ्रू गोल को अचीव करता है। अब आप यहाँ देखो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज में आपके सामने कर्सर यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज, डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स। फैसले करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। रिसोर्सेज क्या हो गई? जैसे कि प्रिंटर है, पेन, पेपर, स्टेशनरी, लाइक वॉट एवर, कोई सी भी रिसोर्सेज हो सकती हैं, या ये तो स्टेशनरी की रिसोर्सेज हो गई। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी रिसोर्स हो सकती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ वन ऑफ द रिसोर्स आल्सो। तो लोगों को एलोकेट करना है कि भाई इस काम के लिए 2 बंदे होने चाहिए, 3 बंदे होने चाहिए, वॉट एवर। वो करते करते क्या करना है? लोगों से काम लेना है, तो वो एक मैनेजर का काम होता है। इधर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे बस फर्क इतना है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हुक्म चलाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होता है। जैसे कि हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो रहा है? तैनात हो रहा है। ये बात समझ रहे हो आप? ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो रहा है? तैनात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है बेसिकली तैनात, और मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर का काम मोर और लेस एक ही होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आप देखें, ये लिखी हुई है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, क्या कहता है? अ कंसाइजली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पीपल। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल हो सकती है। सोशल यूनिट यानी सोसाइटी से लोग आप ले लें, 2 या 2 से ज़्यादा। सही हो गया। डेट फंक्शंस ऑन अ रिलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस, जो कि मुसलसल काम करे एक कॉमन गोल को या एक से ज़्यादा गोल के सेट को अचीव करने के लिए। क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोशल यूनिट है, लोगों का एक सोशल यूनिट है जो कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा पे मुश्तमिल है, ठीक है, और वो काम कर रही है रिलेटिवली ऑन कंटिन्यूस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स। मुसलसल काम कर रही है एक गोल या एक से ज़्यादा गोल को अचीव करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अभी हम सेशन के एंड में लेते हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन, इट्स अप टू यू, एज पर बैरियर यूनिवर्सिटी, यू नो, अपना पॉलिसी आप आके मिल सकते हो, कोविड पॉलिसी, ठीक है। जो भी है आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए परेशान नहीं होना। मैनेजमेंट फंक्शंस आपको स्क्रीन पे इस वक्त सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट फंक्शन है आप ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट फंक्शंस में हमारे पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। ये 4 मैनेजमेंट हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसको कि प्लानिंग क्या है। अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स डिफाइनिंग गोल, आपने गोल को डिफाइन करना है। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी का जो वर्ड है ये आया है वार फील्ड से, यानी जंग के मैदान से। इसका मतलब ये है कि कॉम्पेटिटर के अगेंस्ट स्ट्रेटजी को बनाया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्पेटिटर को बीट करने के लिए स्ट्रेटजी को क्या किया जाता है? बनाया जाता है या डिवाइस किया जाता है। सही है। एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, और प्लान्स बनाना एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग वो है जिसमें गोल डिफाइन करना, मिसाल के तौर पे आपका ये कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके अंदर गोल आपने डिफाइन करना है कि भाई 4 महीने का फॉर एग्जांपल ये सेमेस्टर है मेरे पास, ठीक है। 4 महीने का ये सेमेस्टर है मेरे पास, और ये 4 महीने के सेमेस्टर के अंदर मैंने जो है वो यही चीज़ें पढ़नी है, आपका गोल है। अब आपने किस तरह से क्या स्ट्रेटजी बनाई? जैसे मैंने बनाई कि भाई जूम पे भी क्लासेस होंगी, वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जूम के एंड के अंदर हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, सबके माइक्स अनम्यूट करवा के, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी, एक लाहे अमल है, ठीक है, जो कि मेरी प्लानिंग का हिस्सा है कि मैंने कोर्स कंप्लीट कैसे करवाने थ्रू आउट द सेमेस्टर, हमारा क्या लाया अमल रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग पे आ जाए। ऑर्गेनाइजिंग क्या? डिटरमिनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, ठीक है, कौन से टास्क डन किए जा रहे हैं, हु इज टू डू दैम, किसने करने हैं, कैसे टास्क होंगे, किसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है, यानी ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि आपको मैंने स्लाइड्स दी, इसका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में आपको बताया, तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन यही है कि भाई हमने कोर्स कैसे कवर करना है, सीएलओ बताएं, उनकी मैपिंग बताइए, क्या पढ़ेंगे, बुक कौन सी, एक ऑर्गेनाइज वे में, ताकि स्टूडेंट को जो है पिक्चर क्लियर हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बस आसान, इतना मुश्किल नहीं है।
लीडिंग अ फंक्शन दैट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, यहाँ पे बड़ा अहम है ये लीडर और मैनेजर में फ़र्क समझना। देखो मैनेजर वो है जो कि डे टू डे बेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, या ज़रूरी नहीं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। एक ब्रांच का मैनेजर है या किसी बैंक का मैनेजर है या किसी कंपनी का मैनेजर है, उसका काम है सुबह 9 to 5 आपने डे टू डे बेस की जो भी उसको टास्क दिया जाए गोल अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है बस। लीडर ऐसा नहीं होता। लीडर क्या है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट, ये सब लिखा हुआ है। ये सारी की सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो तो उसके ऊपर लीडर का एक पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, और वो एक लीडर का चैप्टर मौजूद है आपकी बुक में, अगर आप बुक देखें तो इसके ऊपर हम आगे भी बहुत इसको स्टडी करेंगे। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है इन अ सेंस कि आपका का जो है एक CLO लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे जो मैप हुआ है, यानी कि सारी ज़िंदगी ये चीज़ काम आएगी आपकी, ठीक है। अब फंक्शन डैट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग, यानी कि लीडर मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, डायरेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। देन हम आते हैं कंट्रोलिंग में। देखो जैसे हम क्लास लेते हैं, मैं क्लास लेता हूँ तो ऑब्वियसली उधर जो है कंट्रोलिंग बड़ी अहम चीज़ है, यानी कंट्रोल होना चाहिए क्लास को। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू एंश्योर दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड, यानी कि अब आपने जैसे एक्टिविटीज़ को प्लान किया था क्या वो वैसे ही अकम्प्लिश्ड हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, अगर उसमें कोई डेविएशन आ रही है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये बात प्लान किया और ये रेड लाइन ये शो कर रही है कि डेविएशन आ रही है, तो आप उसको वक्त पे करेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये भी अहम है। आप देखो ये मिर्ट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स, ठीक है, ये मिर्ट्सबर्ग जो है उसने क्या किया है कि मैनेजरियल रोल्स कुछ डिफाइन किए हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। सोर्स आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जो भी चीज़ जो है वो लिखी हुई है उसकी कोई ना कोई सोर्स है या रेफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से जाके फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। इंटरपर्सन फिगर हेड, फिगर हेड क्या, सिंबॉलिक हेड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया एक मैनेजर है, वो एक सिंबल है कि भाई आप ब्रांच में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो, आप कहते हो कि भाई मैनेजर जो है वो मैनेजर साहब किधर है, मैंने मैनेजर साहब से मिलना है, या मैंने जो है वो बेसिकली उससे मिलना है, क्या नाम है आपका, लबला करे, यहाँ के हेड से मिलना है। वो क्या होता है, सिंबॉलिक हेड। सिंबॉलिक हेड से क्या मुराद है, सिंबल जो नजर आए, जो आगे नजर आए कि भाई फलाने साहब कहाँ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबी है, मैं इसका टीचर हूँ, अगर आपने ओबी के टीचर से मिलना है तो आपको मेरी सिटिंग प्लेस पता है, आपको मेरे पास मेरे पास आप लोगों का मेरा जो नंबर है वो आपके पास है और मेरी डिटेल्स आपके पास है। तो मैं अपने कोर्स के क्या हूँ, एक सिंबॉलिक हेड हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ लीडर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अगेन वही बात, जहां पे लीडर आएगा वहां मोटिवेशन होगी होगी, अदरवाइज वो लीडर ही नहीं है जो कि मोटिवेट ना करे या एम्प्लॉय को डायरेक्शन ना दे। इसकी मैं बेहतरीन मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के एक ही लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, आप देखें कि उन्होंने एक अलग वतन के लिए मुसलमानों को डायरेक्शन दी और जो है वो सबको एक डायरेक्शन के ऊपर जो है वो किया, अलाइन किया। लाइजनिंग, लाइजनिंग जैसे कि आपका यहाँ पे इंटर्नशिप का एक डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल लाइजनिंग, जो कि इंडस्ट्री के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो दैट इज लाइजनिंग। मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स जैसे कि एनजीओज हैं या जो भी हैं उनको मेंटेन करना। हु प्रोवाइड्स फेवर एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन को फेवर करे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आगे चलते हैं, मॉनिटर बहुत आसान है कि ज़ाहिर बात है कि मॉनिटर का मतलब ये होता है कि चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इंटरनल एक्सटर्नल, आप उसको क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। डेजिमिनेटर, देखो डेजिमिनेटर जो है वो इसकी इंग्लिश का वर्ड तो है लेकिन इसके अंदर सिंपल इसके मायने अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो यही है कि ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ऑफिस के अंदर भी कोई इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे कल छुट्टी है, अब ये इन्फॉर्मेशन सबको ट्रांसमिट हो रही है तो इसको डेसिमिनेट कहेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो है वो डेसिमिनेटर है। ये सारे के सारे याद रहे कि ये मैनेजरियल रोल्स के अंदर आ रहे हैं। स्पोक्स पर्सन, देखो हर इदारे के एक स्पोक्स पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई ऐलान करता है, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, स्पोक्स पर्सन होता है। ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान पॉलिसीज, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्लान दिया, कोई पॉलिसी दी, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या करना, आगे ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्पोक्स पर्सन हो गया। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि भाई इदारे ने फैसला किया, अब क्या फैसला किया, अंदर की क्या बातें हुई, मीडिया बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक बंदा बोल रहा होता है मीडिया के सामने और तमाम क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे रहा होता है। जैसे कि हमारा जब ये कोविड आया तो आप देखो कि इसके जो तालीमी इदारे बंद किए गए तो इसके स्पोक्स पर्सन ने, यानी जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने आके टीवी पे ऐलान किया कि भाई तालीमी इदारे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या व्हाट्स एवर बंद रहेंगे, उसके बाद जो है हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है जी।
आगे देखते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि रिस्क टेकर हो और रिस्क लेके नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़े, आगे एक नई चीज़ मार्केट में लेके आए, क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड रिस्क टेकिंग, ऑल दैट कम्स इनटू द अम्ब्रेला ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है आपके सामने? सर्चेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाहर के एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना और चेंज को लेके आना, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, अब आप ये देखो कि जैसे हम अगर हमारी फिजिकल क्लासेस भी हो रही होती हैं तो उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ठीक है, तो हर वक्त सारी बातें हमें बेटा देखो डिस्टर्बेंस को हैंडल करना पड़ता है। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर कौन है? जो कि रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, इस पे बात हो चुकी है। निगोशिएटर, निगोशिएटर कौन है? जो कि निगोशिएशन करता है, यानी कि जैसे आपसे भी पहले बात हो चुकी है कि निगोशिएट कौन करता है? आपका अल्लाह भला करे कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, आपने जो है वो कोई प्रोजेक्ट लेना है या आपने पैसों की निगोशिएशन करनी है, कोई क्लाइंट है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट है, उसकी मालियत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो? कम या ज़्यादा उससे कराते हो, तो डैट इज़ नोन एज निगोशिएशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर निगोशिएशन, ठीक है, तो ये जो है वो मेजर निगोशिएशन को क्या करता है? वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये भी बड़ा अहम है कि एक मैनेजमेंट स्किल्स में 3 किस्म की स्किल्स होती हैं। एक होती है टेक्निकल स्किल, एक होती है ह्यूमन स्किल और एक क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल स्किल, ठीक है। टेक्निकल स्किल आपकी सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, ऑल दैट। ह्यूमन स्किल इज अबाउट मोर कॉमन सेंस, अंडरस्टैंड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, और इसी तरीके से इंडिविजुअली और ग्रुप में काम करना। कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या है? मेंटल एबिलिटी, यानी कॉन्सेप्ट एनालाइज करना, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, समझना। टेक्निकल स्किल आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर आए, आपको सी प्लस प्लस, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट सिखा देगा, ये आएंगे टेक्निकल स्किल। ह्यूमन स्किल क्या है? लोगों के साथ कैसे बात करनी है, अंडरस्टैंड करना है, मोटिवेट इंडिविजुअली कैसे करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या है? एनालाइज करना, मसला क्या है, डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है, ठीक है, ये करना। ये बहुत आसान सी इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो आज से 20-25 साल पहले होती थी उसमें डिसीजन मेकिंग होती थी, प्लानिंग होती थी, कंट्रोलिंग होती थी, ठीक है। अच्छा, सब एक मैं लास्ट स्लाइड पे दोबारा आऊँगा, एक चीज़ जो है थोड़ी सी और मैं बता दूं कि ये स्किल्स तो मैंने पढ़ा दी हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्किल इस्तेमाल हो रही है ना, वो होती है ह्यूमन स्किल, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल सबसे कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, सॉरी, सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्किल होती है, देन कॉन्सेप्चुअल होती है, फिर टेक्निकल होती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस। टेक्निकल अगर किसी को नहीं आता, आप उसको सिखा सकते हो, 4-6 महीने का कोर्स करवा दिए, सी प्लस सी प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, ये सब सिखा दिया आपने। लेकिन ह्यूमन स्किल अगर किसी में मोटिवेशन ही नहीं है, कोई इंडिविजुअली जो इसी ऐसी बंदा है, आप सिखाना ज़रा मुश्किल है। कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी जहानत को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सबसे ज़्यादा स्किल यूज़ होती है वो ह्यूमन होती है, देन कॉन्सेप्चुअल होती है और आखिर में सबसे कम टेक्निकल स्किल यूज़ होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो और जैसे जैसे नीचे आते जाते हो, यानी लोअर लेवल पे, टेक्नीशियन लेवल पे, तो टेक्निकल स्किल बढ़ती जाती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नीचे लेवल पे। लेकिन सबसे हाई लेवल पे जैसे सीईओ का लेवल है या प्रेसिडेंट का लेवल है, प्राइम मिनिस्टर का लेवल है, उधर ह्यूमन स्किल्स यूज़ होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर जो है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो 20-25 साल पहले मैनेजमेंट होती थी कि आपने डिसीजन मेक किया, प्लान किया, कंट्रोल किया, वो है। कम्युनिकेशन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग के फंक्शंस लिखे हुए हैं, सो इट्स ऑल दैट। ये एक डाटा, ये सोर्स लिखी हुई है कि यहाँ से लिया गया है, ठीक है, कि एवरेज मैनेजर्स ये काम करते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट उसमें इतनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स इतनी होती है, सक्सेसफुल मैनेजर्स ये काम करते हैं और इफेक्टिव मैनेजर्स में इतने इतने परसेंट होता है। तो ये डाटा, इस पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब आ जाए कि इतना पढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ऑफिशियल डेफिनेशन के ऊपर आ जाए, जो आपके सामने लिखी हुई है कि ये है क्या। अभी जो कुछ आपने पढ़ा मैनेजर वगैरह, अब आपकी इतनी बेस बन चुकी है कि अब आप इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोर्स किस साइंस का है। हमारे पास इंजीनियरिंग साइंसेज है, हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेज है, हमारे पास सोशल साइंसेज हैं, हमारे पास और भी कई साइंसेज हैं, लेकिन मेन साइंसेज जो हैं वो ये 3 है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो किस साइंस की अम्ब्रेला के अंडर आ रहा है। ये जो कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये प्राइमरली सोशल साइंस की अम्ब्रेला के अंडर आता है, नंबर 1।
लेकिन इसमें कुछ हद तक कंटेंट आपका मैनेजमेंट साइंस और आईटी वगैरह का भी डाल दिया जाता है कुछ हद तक, लेकिन प्राइमरीली ये सोशल साइंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है, ये बात जहन में रखो। उसके अलावा अगर जैसे कि कुछ मैनेजर्स का हमने पढ़ा, तो कुछ कंटेंट जारी बात है मैनेजर का, मैनेजमेंट साइंस का भी इसमें डाल दिया, आगे जाके कुछ आईटी वाईटी का भी डाल दिया, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो अगर इसको देखा जाए या प्रिसाइजली स्पीकिंग ये कोर्स किसी एक पार्टिकुलर साइंस में अगर कैटेगराइज किया जाए तो वैसे तो सोशल साइंस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बाउंड्रीज को मैनेजरियल साइंसेस और आईटी वगैरह को भी टच करता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आप डीएसपी पढ़ रहे हो, आपको पता है यार एक इंजीनियरिंग साइंस का कोर्स है, सी प्लस प्लस पढ़ लो, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लियो, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हो, ये सोशल साइंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो, ये मैनेजमेंट साइंस का कोर्स है, तो मैनेजमेंट साइंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है। तो अगर आप पूरा कोर्स ही पढ़ लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, किस अम्ब्रेला के अंडर आता है, बेटा तो बेकार है, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक इंडिविजुअल का या ग्रुप में मौजूद लोगों का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर होगा। किस बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ये चीज़ है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, डैट ऑल कम्स इनटू द बिहेवियर। समझ रहे हो बात। तो field of study that investigates the impact that individual groups and structure have on behavior for purpose of applying such knowledge toward improving an organization effectiveness। यानी कि organizational behavior एक वो field है स्टडी की जो कि इन्वेस्टिगेट करती है इम्पैक्ट को, कि क्या इम्पैक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर या ग्रुप में बिहेवियर के ऊपर जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और किस तरीके से उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करके या बढ़ा के ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप कि यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, किस साइंस के अम्ब्रेला के अंडर आता है। और इस कोर्स की सिग्निफिकेंस भी मैं आज आपको बता दूं कि ये कोर्स बाकी तमाम कोर्सेज से इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप टेक्निकल कोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, आप बाकी सारे कोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कोर्स है बाकी तमाम कोर्सेज से जो है वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि टेक्निकल, जैसे मैंने बताया ऊपर वाली स्लाइड के ऊपर, स्किल्स आपकी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कम होती जाएंगी। टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन की होती है, लेकिन आपने टेक्नीशियन तो नहीं बनना, आपने लीडर बनना है, आपने मैनेजर बनना है, आपने सीईओ बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जब आप ऊपर जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपकी वही ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑल डेट वही इस्तेमाल होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जारी बात है कल को आप जॉब करने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो जब आप जॉब करने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने मैनेजर से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स है, वहाँ पे वर्क लोड है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, वहाँ पे वर्क प्रेशर है, आपने इन सब चीज़ों में कोप अप कैसे करना है। अगर आप इनमें कोप अप करोगे तभी आप जॉब में सर्वाइव कर सकते हो, और अगर जॉब में सर्वाइव करोगे तो ही टेक्निकल चीज़ सी पाइथन जो भी सीखा है वो काम आएगी। लेकिन अगर तुम फर्ज करो तुम ये कोप अप ही नहीं कर सके इन सब चीज़ों को, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, तुम कोप अप ही नहीं कर सके, तुम्हारी जॉब चली गई खुदा ना खास्ता, तो तुम्हारी सी प्लस प्लस पाइथन या टेक्निकल स्किल वॉट एवर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक जनरल बात करूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब तुम्हारी जॉब ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा जो है वो देखते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो टाइम यहाँ पे आउट हो रहा है, तो हम देन इसको दोबारा आते हैं। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 मिनट हैं, तो हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, ठीक है। सही है। अब हम आते हैं इंट्यूशन की तरफ। इंट्यूशन जो है कितने लोगों को मालूम है इंट्यूशन क्या होती है। रिप्लेसिंग इंट्यूशन विद सिस्टमैटिक स्टडी। इंट्यूशन जो हमें अंदर से एक आवाज़ आती है, अक्सर आपने सुना होगा, फीलिंग नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय रिसर्च, उसका कोई जो है वो रिसर्च का वो नहीं है कि भाई ये जो है वो रिसर्च रिसर्च से सपोर्टेड है या कोई लॉजिक जिसे नहीं है। इंट्यूशन के अंदर से एक आवाज़ आना, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, दैट इज नोन एज इंट्यूशन। इसको छोड़ के अब आप आ जाएं डायरेक्ट यहाँ पे, ये अभी जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि हमारे ये जो कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये बेसिकली आता है किसके अंडर है। तो आपको मैंने कहा कि सोशल साइंस में आता है, दूसरे लफ्जों में बोलें सोशियोलॉजी में आता है, आप ये देख लें। अब यहाँ पे मजीद ब्रेक डाउन हुआ हुआ है कि सोशियोलॉजी में फर्दर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपके सामने, जैसे कि वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, चेंज, कल्चर।
फिर सोशल साइकोलॉजी को भी ये कोर्स टच करता है, जिसमें बिहेवियरल चेंज, जैसे हमारा आईपीपी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे साइकोलॉजी होती है। अब ये बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, ये सारा का सारा साइकोलॉजी से आता है। ये सारे का सारा अपने किस पे आता है, साइकोलॉजी से आता है, ठीक है। ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एक फील्ड है। इसमें सोशल हमारे ओबी के अंदर, इसके अंदर जो है, जो वैल्यूज की हम बात करेंगे, हम एटीट्यूड्स की बात करेंगे, ये सारे का सारे किस में कैटेगराइज होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स है बड़ा काफी इंटरेस्टिंग है। मेनली देखा जाए तो सोशल साइंस का कोर्स है, और सोशियोलॉजी की इन चीजों को या ब्रांचेस को, ये ब्रांचेस निकल रही है ना आगे, ये टच करता है। लेकिन इसके साथ साइकोलॉजी को भी टच करता है, एंथ्रोपोलॉजी को भी टच करता है, जिसमें वैल्यूज, एटीट्यूड्स हैं। कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस को भी टच करता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, मैंने अभी बताया, पावर होती है, कुछ पुराने लोग होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वो सब पॉलिटिकल साइंस में आता है। ये सब मिला के ग्रुप्स बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, साइकोलॉजी बनाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो जाएगी। अगर आपने सबको पढ़ लिया तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो जाएगी। अब बात समझो, उसमें यही चीजें आती हैं। तो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दी, आप देखो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें बाजार किस साइंस में आती हैं, या आप देख लो ये इन साइंसेस की कैटेगरीज में आती हैं। तो ये कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है, एक ब्रॉड कवरेज कर रहा है। अगर आप इसको सही से पढ़ो तो ये कोर्स, इस कोर्स से आप बहुत कुछ सीखोगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो ये कोर्स है। अब ये आगे की जो स्लाइड्स है, इसी को बेसिकली बड़ा करके यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है समझाने के लिए, या आप देख सकते हैं इसी को आगे ये ज्यादा करके लिख दिया गया है। इसकी एग्जांपल है, जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसकी सोर्स यहाँ पे लिखी हुई है, कर्सर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये रहने दें। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी के, ओबी को क्या चैलेंजेस थी और ओबी को क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, तो इंक्रीज टू फॉरेन असाइनमेंट्स, ठीक है। देखो जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया, आपको पता है कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गया है, और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई है, तो इसमें फॉरेन असाइनमेंट्स यानी कि बाहर से ज़र मुबादला की मैं एग्जांपल दूंगा, सी पैक, ठीक है, वो बन गया है, ठीक है। अब सी पैक है, अब सी पैक जो है ये ग्लोबलाइजेशन की पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है इस वक्त, ठीक है। जो भी जो चाइना से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, और उसके अंदर जो है डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे पास आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर, आप देख लो क्या, यहाँ से लड़का दुबई जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक के लोगों को जो है वो लो कॉस्ट लेबर के तौर पे हायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट में काम करना क्या हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है। एम्ब्रेस करने का मतलब ये होता है अडॉप्ट करना, ठीक है। चेंजिंग यूएस डेमोग्राफिक्स, क्योंकि ये यूएस का डाटा है, सारी बुक वहाँ की है, तो ये वहाँ से मुतालिक बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप ये देखो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये सारे के सारे मेजर वर्क फॉर डाइवर्सिटी कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पे आपकी जॉब हो गई दुबई में, ठीक है। अब दुबई क्या है, एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। उधर जो है हमारे पास जेंडर भी है, डिसेबल, वहाँ पे हो सकता है कोई डिसेबल लोग भी हों, सीनियर सिटीजन भी हों, वहाँ पे गोरा भी काम कर रहा है, मलेशिया से भी काम कर रहा है बंदा, देसी भी काम कर रहा है, क्रिसमस भी है, ईद भी है, बकरीद भी है, होली भी है, क्रिश्चियंस भी है, नेशनल ओरिजिन डिफरेंट है। तो हर किसी का नेशनल ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख लें कि आपका अल्लाह भला करे कि वो कहलाती है मेजर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम करना। चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप ये देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट पे मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाऊंगा कि ये आपके कोर्स ऑफलाइन का हिस्सा है, और क्वालिटी का मतलब ये है कि कंटिन्यूस आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। TQM कह देते हैं इसको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। प्रोसेस री इंजीनियरिंग उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई फॉल्ट आया, अब आपने पूरे स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है, उसको दोबारा से री इंजीनियर करना है, स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है फ्रॉम द स्क्रैच, हो सकता है जहाँ फॉल्ट आया वहां से हो सकता है, दोबारा रीडिफाइन करना है प्रोसेस को, सो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसी अब ये चीज़ें आसान है कि आपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है, आपने लेबर शॉर्टेज को किस तरीके से वो करना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास वो चीज़ें हैं। यहाँ देखो क्वालिटी मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी हुई है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये आपके सामने आ रही है। क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन, व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट।
इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर, कंसर्न फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अभी मैंने बात की, एक्यूरेट मेजरमेंट, इंप्रूवमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि लोगों को एम्पावर करना। तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट की। क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होती है, इन तरीकों से होती है। कस्टमर पे फोकस करना है, मुसलसल इंप्रूवमेंट करनी है, क्वालिटी देखनी है एवरी चीज़ की, एक्यूरेट मेजरमेंट्स करना है और एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है ख़त्म, ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रोकते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर फिर मैं रिकॉर्डिंग के बाद आता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।